हेलो, वेलकम टू ऑल। आज के सेशन में हम फिर से पढ़ने वाले हैं आज की ताज़ा खबर। हम लोग का नया आज का डेट है, नया करंट अफेयर, दैट इज दी 24th ऑफ जनवरी 2025 का करंट अफेयर है ये। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो रिसेंटली नीति आयोग से न्यूज़ आई है। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी और जिसके चेयरपर्सन हैं प्रधानमंत्री जी। मतलब कोई भी देश का हमारा प्रधानमंत्री होगा तो नीति आयोग का चेयरपर्सन होगा। मुझे आप ये बताइए कि इसका वाइस चेयरपर्सन कौन है। तो रिसेंटली नीति आयोग से क्या न्यूज़ आई है। नीति आयोग ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक रिपोर्ट को विच इज़ अबाउट द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिगार्डिंग द स्टेट्स के रिगार्डिंग ये एक उन्होंने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को लॉन्च किया है और इसमें उन्होंने 18 मेजर स्टेट्स को ही काम में लिया है। मतलब इस रिपोर्ट के अंदर केवल हमारे देश के सिर्फ 28 राज्यों की फिजिकल हेल्थ को उन्होंने मद्देनजर रखा है। मतलब और उसके लिए उन्होंने कुछ इंडेक्सेस को बनाने के लिए 5 की मेजरमेंट्स लिए हैं। दैट इज द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेप्थ इंडेक्स एंड डेप्थ टू सस्टेनेबिलिटी। ये 5 की इंडेक्सेस हैं जिसको उन्होंने फिजिकल हेल्थ जानने के लिए, किसी स्टेट की फिजिकल हेल्थ को जानने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए ये इंडेक्सेस यूज किए हैं। और इस इंडेक्स का नाम क्या है? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, जो कि रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अब इस इंडेक्स में हमारा जो उड़ीसा राज्य है वो टॉप कर चुका है 80 स्टेट्स में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है सानो। उड़ीसा के अलावा छत्तीसगढ़ और गोवा ये इसके साथ फॉलोड अप हुए हैं। अब ये बात को ध्यान में रखिएगा, जो उड़ीसा का स्कोर है, उड़ीसा का स्कोर है 67.8, छत्तीसगढ़ का स्कोर है 55.3 एंड गोवा का स्कोर है 53.6। किसमें है ये? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में। कौन सा इंडेक्स है ये? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। अच्छा, इस रिपोर्ट को लॉन्च किसने किया है? इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है हमारे फाइनेंस कमीशन, यानी कि जो 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है डॉक्टर अरविंद पानगरिया। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमारे प्रीवियस ईयर यानी 2024 में एक 16 फाइनेंस कमीशन का गठन किया था, उसको स्टैब्लिश किया था। उसके चेयरपर्सन डॉक्टर अरविंद पानगरिया ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो, इस बार 16 फाइनेंस कमीशन जो क्रिएट हुआ है उनके मेंबर्स के नाम क्या है, आप मुझे वो बताएं। ओके, नेक्स्ट न्यूज आ रही है ESIS से। क्या है कि भैया ESIS जो स्कीम है जो ये ऑर्गेनाइजेशन लेकर चलती है, उसने बताया है कि इस महीने यानी कि नवंबर के महीने में, नवंबर मंथ यानी कि 2024 में 16.07 लाख न्यू एम्प्लॉयज इस स्कीम में शामिल हुए हैं। इस स्कीम का नाम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। क्या नाम है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ओके, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम ये स्कीम है जिसमें रिसेंटली 16.07 लाख लोगों ने अभी ये इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं। और वो कब, कौन से मंथ में रजिस्टर्ड हुए हैं? इन द मंथ ऑफ दी 2024। ठीक, कुल मिला के 20,212 जो न्यू कंपनीज आई हैं ESI के अंडर में। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है कि 20,000 लगभग कंपनीज शामिल हुई हैं इस स्कीम में। अब इस स्कीम के बारे में बात करते हैं। स्कीम क्या है? इस स्कीम का जो एडमिनिस्ट्रेशन करती है यानी जो ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस स्कीम को एडमिनिस्ट्रेट करती है यानी कि चलाती है। एक तरह की ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। ये सभी तरह की फैक्ट्रीज और कंपनीज में अप्लाइड होती है जहां पर 10 या उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। इसकी हर किसी की वेज लिमिट है और इसके लिए भी, इस स्कीम के लिए भी वेज लिमिट है 21,000 पर मंथ और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 25,000 पर मंथ इस स्कीम की क्या है? वेज लिमिट है। पॉइंट समझ में आ गया आपको? यस या नो? नेक्स्ट न्यूज है संजय। संजय क्या है? देखिए, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली एक सर्विलांस सिस्टम को क्या किया है? फ्लैग ऑफ किया है,
जिसका नाम है संजय। अच्छा, अब ये क्या है, देखिए बैटल सर्विलांस सिस्टम जो बहुत सिंपल है कि ऑन ग्रोइंग जो बैटल्स होंगी, जो ऑन ग्रोइंग बैटल्स चल रही होंगी, वो इसके ऊपर अपनी एक तरीके से आई रखेगा कि भैया बैटल फील्ड में, बैटल ग्राउंड में चल क्या रहा है, बैटल ग्राउंड में चल क्या रहा है उस चीज की जानकारी देगा। अब देखिए बैटल चाहे ग्राउंड पर हो चाहे एरियल बेसिस पर हो, उस चीज की पूरी जानकारी ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम संजय देगा। अच्छा, सबसे सीधी इंपॉर्टेंट बात है, ये संजय नाम इसका पड़ा कैसे? तो देखिए संजय नाम इसका पड़ा है हमारे वेद से, जिनका नाम है महाभारत। देखिए महाभारत में एक किरदार थे जिनका नाम था संजय। संजय के पास ये एक तरीके से वरदान कह लीजिए, उनको ये गॉड वरदान मिला था कि वो जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध चल रहा था वो धृतराष्ट्र यानी कि महाराज धृतराष्ट्र को दिखा सकते थे। ठीक है, ऑन गोइंग बैटल जो कुरुक्षेत्र में चल रही थी उसका पूरा विवरण, उसकी पूरी जानकारी वो कुरुक्षेत्र की बैटल की धृतराष्ट्र जी को बता सकते थे। तो इसी संजय जी के किरदार से इस सिस्टम का नाम पड़ा है संजय। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस या नो? इसको डेवलप किया है इंडियन आर्मी ने और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, जो कि एक पीएसयू है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, टोटल कॉस्ट इस सिस्टम की आई है 2402 करोड़। ठीक है, इस सिस्टम की पूरी लागत है ये। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट आती है वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ये न्यूज आती है। क्या न्यूज है कि भैया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई या सेल कहिए, वो 4 लाख करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है। यानी जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक जीईएम पोर्टल से 4 लाख करोड़ के प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचा जा चुका है। इसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट सर्विस सेगमेंट का है जिसमें 2.54 लाख करोड़ यानी कि अप्रोक्स 62% का शेयर शामिल है। whereas the product segment is about 1.5 lakh crore, that is the 38% of the gross merchandise value. Very important, very important। ये आरबीआई एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी बैंकिंग सेक्टर के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसी में इसी साल 19 न्यू सर्विसेज जीएम पोर्टल पर शामिल की गई थी और वो भी कब? फाइनेंशियल ईयर 2025 में। अब चलिए जरा जीएम पोर्टल के बारे में भी समझ लेते हैं क्या कह रहा है। भैया ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। ठीक, और ये काय के लिए भैया? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट। और इन गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करता कौन है? सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको जो भी चाहिए वो यहाँ से खरीदेगी। देन आता है आपको स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी चाहिए वो यहीं से परचेज करेगी। एंड द रेस्ट इज द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था 2016 में और ये पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में है। मतलब नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज। सबसे पहली न्यूज आ रही है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से। इन्होंने अभी आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ज्वाइंट वेंचर क्रिएट किया है। इन्होंने क्या किया है? ज्वाइंट वेंचर क्रिएट किया है किसके साथ? आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। अच्छा, ये जॉइंट वेंचर क्रिएट इसलिए किया गया जिससे कि ये दोनों मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर सकें। किस पर काम कर सकें? फॉर द जनरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए इंडिया का टारगेट है कुछ कि भैया वो 2047 तक रिन्यूएबल सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में 50% से ज्यादा, इसका मतलब लगभग 50% रिक्वायरमेंट अपनी एनर्जी की यहीं से फुलफिल करेगी। इसका इन्होंने इसमें किसमें बताया था? COP26 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन 26 जो हुआ था, उन्होंने उसमें कहा था कि 2047 तक हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर होगा वो हो जाएगा 50% ऑफ दी रिन्यूएबल सेक्टर से। ठीक, इसके लिए ये काम हुआ है।
अब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के बारे में जानते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ये मिनी रत्न कंपनी है। देखिए कंपनीज को नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न में डिवाइडेड किया गया है और एनएचपीसी एक मिनी रत्न कंपनी है। इसके साथ एक पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कि 1975 में कॉर्पोरेट की गई थी। ठीक, ये सर ये बात समझ में आ रही है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट करने का है। क्या? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, वो भी हमारे देश के लिए, क्योंकि भाई हमारी देश की कंपनी है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मेन हैंडलिंग मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। नाउ द नेक्स्ट इज न्यूज कम विद द बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 5,000 करोड़ रुपए रेज किए हैं इंफ्रा बॉन्ड्स के थ्रू। अब देखिए ये सबसे पहली बात है, इंफ्रा बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं और बैंक ने इसको 4th क्वार्टर में रेज किया है फॉर मीटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड। बैंक की इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लोन देने के लिए बैंक ने 4th क्वार्टर के अंदर इंफ्रा बॉन्ड्स के थ्रू 5,000 करोड़ रुपए रेज किए हैं। अब चलिए जरा इन बॉन्ड्स के बारे में भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट, जैसे पहला ही पॉइंट है हमने बताया था कि these are used for the long term debt for the infrastructure project। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट हो उनको फुलफिल करने के लिए इस तरह के बॉन्ड्स बैंक यूज करती है। इन बॉन्ड की खास बात ये है कि एक इनकम टैक्स रिडक्शन प्रोवाइड करते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं। जो इन्वेस्टर जो इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे पैसा, उनको ये इनकम टैक्स डिडक्शन मिलती है 20,000 की। साथ ही साथ जो बैंक से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब इस तरह के बॉन्ड्स को रेज करते हैं, उनको भी रेगुलेटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट से छूट मिलती है, जैसे लाइक सीआरआर एंड एसएलआर। उनको भी इस रिजर्व से क्या मिलती है? छूट मिलती है, एग्जेम्पशन मिलती है। नेक्स्ट न्यूज जो है, अच्छा चलिए इसमें आपको एक होमवर्क मैं दूंगा, आपको बताना है कि बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंक ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके हेड कौन है यानी चेयरपर्सन कौन है, और ये कब स्टैब्लिश हुई थी, ये आपको मुझे बताना होगा। ठीक है, ये जानकारी आपके लिए होमवर्क है। ओके, ये आपको मुझे बताना है होमवर्क में कमेंट सेक्शन में करके प्लीज। नेक्स्ट न्यूज है अमेजॉन वेब सर्विस से। तो देखिए अमेजॉन वेब सर्विस जो है इन्वेस्ट करने वाला है $8 बिलियन इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब देखिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वो पार्ट है जिसमें हमारे डेटा को, कोई भी डेटा है उसको स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के लिए स्पेस की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं क्लाउड। ठीक है, तो इसी तरह के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए अमेजॉन वेब सर्विसेज हमारे कंट्री के अंदर 8.3 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली है, और वो भी कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इस तरह के इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे बाय दी अमेजॉन वेब सर्विसेज। देखिए अमेजॉन वेब सर्विसेज का इस तरीके के इन्वेस्टमेंट से हमारी टोटल कंट्री पर 15.3 बिलियन का इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब टोटल हमारी कंट्री पर इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा 15.3 बिलियन इन आवर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा ये जीडीपी होता है क्या? व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी क्या चीज होती है आप मुझे बताइएगा, अगर नहीं मालूम है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। 8.3 बिलियन जो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी ने करा है, ये इनके प्रीवियसली अनाउंस 12.7 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। यानी ये अमेजॉन वेब सर्विसेज ने, अमेजॉन कंपनी ने 12.7 बिलियन इन्वेस्टमेंट के लिए बात की थी। उनमें से 8.3 बिलियन इन्वेस्टमेंट ये महाराष्ट्र में करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट एंड अमेजॉन वेब सर्विसेज ने एमओयू साइन कर लिया है टू फॉर्मलाइज द इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, आ गई थी और समझ में। अब देखिए नेक्स्ट आता है न्यूज इस आईडीबीआई बैंक की तरफ से है। आईडीबीआई बैंक यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, आईडीबीआई बैंक ने कहा है कि भैया हम फिर से रीअपॉइंटमेंट अप्रूव कर रहे हैं। इनके बोर्ड ने ये परमिट करा है, इनके आईडीबीआई बैंक के बोर्ड ने परमिट करा है क्या चीज? राकेश शर्मा का रीअपॉइंटमेंट एज दी एमडी एंड सीईओ फॉर द बैंक फॉर 3 ईयर। यानी कि भैया बोर्ड ने कहा कि भैया जो राकेश शर्मा जी हैं ये दोबारा से 3 सालों के लिए, क्या बने जाएंगे? फिर से एमडी बन जाएंगे और सीईओ बन जाएंगे किसके? आईडीबीआई बैंक के। अच्छा आईडीबीआई बैंक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आई थी, आप लोगों ने पूछा होगा कि सर क्या चीज है। तो देखिए
IDBI बैंक के बारे में बता दूं तो इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड LIC दोनों ही ओन्ड करते हैं, और LIC इसमें मेजर पार्ट है, यानी कि LIC के पास इसका मेजर पार्ट है। तो कायदे से IDBI की असली मालिक जो है वो LIC है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट की नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी में IDBI बैंक की सेल की गई थी, जिसका मेजर पार्ट LIC ने परचेज कर लिया था। नाउ द लास्ट न्यूज फॉर दिस, दैट इज अबाउट दी IREDA। तो रिसेंटली IRDA ने भी अप्रूव करा है क्या 5,000 करोड़ का फिर से एक रेस किया है उन्होंने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू। देखिए जैसे बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड्स रेस किए थे, IRDA ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू 5,000 करोड़ रुपए रेस किए हैं। अच्छा, QIP जो मेथड है, QIP इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे उधार लेते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि 5,000 करोड़ जो कंपनी ने, ये IRDA ने इशू करे हैं, एक तरह की कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे इन्होंने पैसे उधार लिए हैं। अब क्योंकि IRDA है, IRDA के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए IRDA एक फुल फॉर्म इसका है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये एक तरह की इंस्टीट्यूशन है और एक नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है। इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में 1987 में ये इस्टेब्लिश की गई थी। अगेन इट इज अ नवरत्न ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन्ड है और एडमिनिस्ट्रेट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ये एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी करंट अफेयर सेक्शन की। तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब